बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 50वें सेशन के अंदर हम आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। हमजा एडवोकेट से गुजारिश करवाएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक एक दफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सेक्शन बाई सेक्शन इस टाइम उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके मानी मफ़हूम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जो डेफिनेशंस हैं, इसके ऊपर पिछले 4 या 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। तो डेफिनेशंस वाले सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, सेक्शन 2 को आगे बढ़ाते हुए, और स्पेशली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ATL, उसके माने मफ़हूम चीज़ें सारी, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके हवाले से उसके अंदर एक ब्रीफ के ट्रिब्यूनल किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होता है, किन सेक्शन में क्या पावर्स हैं, क्या रूल्स हैं उसके। तो इन दो के ऊपर आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सर मंशर खेरा साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। तो मैं सर से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ATL और अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों के मुतल्लिक़ आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है विद रेफरेंस टू जो डेफिनेशंस हैं अंडर सेक्शन 2 की सब सेक्शन जो है उसमें अब सेकंड डेफिनेशन जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर की है। तो पहले हम जो उसकी बेयर रीडिंग में जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे कि उसके रेलेवेंट सेक्शन क्या हैं और एक्टिव टैक्स पेयर अगर नहीं है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, क्या पेनल्टी उनको लगती हैं, रेट जो विद होल्डिंग या अदरवाइज क्या है उसमें क्या है, तो उसके अदरवाइज रूल्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन के क्या पैरामीटर्स हैं, तो इस सिलसिले में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले डेफिनेशन जो है ऑर्डिनेंस में। पहले हमारा यूजुअल तरीक़ेकार ये है कि जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमने 3 हिस्सों 4 उसके मेन कंटेंट्स बनाए हुए। पहले उसकी कंपैरेटिव डेफिनेशन है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में डेफिनेशन क्या है, फिर इससे पहले 79 रिपील जो था उसमें क्या उसकी डेफिनेशन थी, उससे पहले फिर आपका इंडियन एक्ट जो है उसमें क्या थी या 1922 में क्या थी। तो पहले हम कंपैरेटिव में देख लेंगे क्योंकि बाकी में ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये इसी में इंट्रोड्यूस जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसमें 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है। उसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो टैक्स पेयर है और नॉन टैक्स पेयर है दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाए। एक बंदा कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल करता है और एक करता ही नहीं है, तो इसलिए जो अगर करता है फिर डिफ़ॉल्टर होता है तो उसके लिए पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होगा और कुछ टैक्स रेट जो विद होल्डिंग के उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए ताकि जो नॉन फाइलर्स हैं या नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं उनको हायर टैक्सेस लगे और दूसरों को लोअर लगे, ताकि उनको थ्रू दिस पेनल्टी उसको टैक्स नेट में लाया जाए और रेगुलर किया जाए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था। इसलिए फिर या विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल नहीं की या कोई और ऐसे एक्शन किए जिसकी वजह से उसको एक्टिव लिस्ट FBR ने प्रेस्क्राइब कि उसमें से निकाल दिया जाएगा फिर सब्जेक्ट टू पेनल्टीज। या सेल टैक्स में भी इसी तरह इस वर्ड को डिफाइन किया गया है, यहाँ इनकम टैक्स में भी किया गया। तो दोनों का भी हम कंपैरिजन देख लेंगे। देखने के बाद दोनों में ये देख लेंगे कि इनकी पेनल्टियाँ क्या क्या, फिर उनको क्या कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ेंगे अगर वो एक्टिव टैक्स पे नहीं होगा। तो उसमें सर्टन बेनिफिट पेनल्टी भी दी है, वो भी फिर उससे भी ड्राइव हो जाएगा। और हायर विद होल्डिंग के सर्टन रेट है वो भी हम देख लेंगे कौन सा शेड्यूल है, कैसे डील करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मीन्स ए लिस्ट instituted by the board under section 181A and include such list issued by the Jammu and Kashmir
सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गिलबर्ट बल्तिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बाकी जो है इनमें इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए कंपैरेटिव डेफिनेशन नहीं है। तो अब हम इसी डेफिनेशन से सेक्शन जो है, जिस सेक्शन के तहत ये प्रेस्क्राइब, जिसमें बोर्ड को ऑथोराइज किया गया है कि आप ये कर लें, इसको इशू करें, लिस्ट जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उस सेक्शन को देख लेते हैं कि उस सेक्शन में उसको क्या पावर दी गई है। तो बेसिकली ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन है, इसके सेक्शन 181 से लेके इसके ABC है। तो ये पूरा चैप्टर जो है, नीचे है बेटा, कहाँ तक है? 181D तक ये है इसका सेक्शन जो है। तो फर्स्ट सेक्शन रजिस्ट्रेशन का है। तो एवरी पर्सन, किधर है? Every person engaged in any business, profession or vacation shall be required to obtain and display business license। बेटा डी आप शुरू हो गए, पहले शुरू में रजिस्ट्रेशन, पहले हम रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर साथ ही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट देख लेंगे, फिर जहां पावर दी है टू द FBR टू प्रेस्क्राइब दिस लिस्ट, कब इशू करनी है, किस तरह करनी है, उसका सिलसिला देख लेंगे, बाकी चीज़ें देख लेंगे। हम गो थ्रू होते हैं तो इसको देख लेंगे। सबसे पहले एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड इन द प्रेस्क्राइब मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन। NTN लेना हो तो प्रेस्क्राइब ऑनलाइन ही आजकल, तो पहले अदरवाइज मैनुअल प्रेस्क्राइब फॉर्म होता था, उसमें सर्टन डेटा था कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बैंक अकाउंट, यूटिलिटी बिल, ये वो अदर पार्टिकुलर आप बैंक की इंफॉर्मेशन डिटेल भी है और भी है, वो आप फाइल करते हैं तो ऑनवर्ड कंपनी का AOP का और अकॉर्डिंगली आप NTN लेते हैं। तो उसका जो रेलिवेंट लॉ है जिसके तहत अप्लाई करना है, किस तरह करना है, वो 181 है। तो इस 81 में के तहत द कमिश्नर हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द केस वेयर नेसेसिएट बाय द फैक्ट ऑफ द केस मे आल्सो रजिस्टर द टैक्स पेयर इन द प्रेस्क्राइब मैनर। अगर कोई चार्जेबल टैक्स है और जो प्रेस्क्राइब फॉर्म फाइल नहीं करता तो कमिश्नर के पास पावर है, वो खुद भी उसको एज ए कंपल्सरी रजिस्टर कर सकता है। और NTN जो भी है आजकल तो CNIC है वही उसका है, तो उसको वो फिर अलॉट कर सकता है, कंपनी हो AOP हो, अगर कमिश्नर समझे तो। Taxpayer registration shall be regulated through the rule to be notified by the board from tax year 2015 and onward in case of individual having computerized national ID card issued by the national database and registration authority shall be used as a NTN। ये वो CNIC मैंने जो कहा है। तो एक्टिव टैक्स पेयर बेसिकली हमारा इससे रेलेवेंसी, पहले वाला रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई एक्टिव टैक्स, फिर इसको एक्टिव टैक्स पेयर में जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं उसकी ये लिस्ट होती है, उसमें फिर ऐड लेस होते हैं किस तरह। तो उसके लिए जो सेक्शन है रेलेवेंट, जो डेफिनेशन में भी हमने देखा है वो 181 है। तो द बोर्ड शैल हैव द पावर, इसके तहत पावर दी गई है बोर्ड को कि बोर्ड जो है वो प्रेस्क्राइब करे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, और जिसमें उसके जिनके नाम होंगे वो एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन पे फाल करेंगे और उनको एक्टिव टैक्स पेयर के जो भी बेनिफिट्स हैं वो उसको अवेलेबल होंगे, जो नहीं होगा उसमें पेनल्टी या इंसेंटिव जो होंगे वो डिप्राइव होगा। बोर्ड शैल हैव पावर टू इंस्टीट्यूट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। पहला तो बोर्ड को पावर दी गई पहले सब सेक्शन में, सब सेक्शन 1 जो है 2 में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट शैल बी रेगुलेटेड एज मे बी प्रेस्क्राइब। पहला तो एक पावर है इशू करने की, उसको रेगुलेट कर कैसे करना है, किस तरह बार बार इशू होना है, एडलेस किस तरह करना है, तो उसका प्रोसीजर जो है वो बोर्ड ने प्रेस्क्राइब करना है, वो रूल में है। वो हम बाद में रूल में देखते हैं कि कब कब वो इशू कर सकता है। यूँ ये है कि जो लिस्ट है वो फर्स्ट डे ऑफ जो मार्च है उससे लेके 28 फरवरी तक एक लिस्ट इशू की जाती है। और ड्यूरिंग द ईयर अगर आप रिटर्न फाइल कर दें तो अब मार्च है, अब 22 है, तो इसका मार्च जब आएगा तो इसकी उस वक्त तक अब 21 वाली अगर आपने लिस्ट में आना है तो 21 वाली रिटर्न फाइल कर दें तो फिर आप उसमें आ सकते हैं। तो आप कंपनी AOP तो उसके डिफरेंट चार्जेस भी हैं, तो चार्जेस आप दें तो आप संडे को इशू होती है तो विद इन वीक आप दें तो संडे को चार्जेस दें तो संडे वाली जो लिस्ट आएगी अपडेट होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। क्लियर जी। तो वो प्रेस्क्राइब हम लेटर ऑन देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह आपने करने हैं और हर एक के लिए कितने कितने सरचार्ज है। बहरहाल पावर इसमें प्रेस्क्राइब रूल करने की पावर इधर है, वहाँ 79 से लेके ऑनवर्ड रूल्स हैं, वो 78 तक हम उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली ये सेक्शन है। आगे बेटा ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है जो ऊपर क्वेश्चन के पावर है। नॉट कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स एनी
एनी एप्लीकेशन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी या इन लोगों के लिए possess such shall not provide unless the person applying for electricity gas। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है तो आप अगर NTN होगा तो फिर आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी। टैक्स पेयर कार्ड, ये कार्ड भी जो है सब्जेक्ट टू आर्डर बोर्ड में मेक ए स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ए टैक्स पेयर ऑनर कार्ड फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो फुलफिल मिनी क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट एज कंटेन इन द स्कीम। वो FBR स्कीम अनाउंस करके उसमें कार्ड भी लोगों को, कई दफ़ा कार्ड इशू भी हुए हैं, वापस भी हुए हैं, तो स्कीम भी अकॉर्डिंगली इशू की जाए। डिस्प्ले ऑफ नेशनल ID कार्ड, जो आपका NTN है, इसको आपने अपना बिजनेस प्रेफरेंस डिस्प्ले भी करना है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। एवरी पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टैक्स हु हैज बीन issue an NTN shall display an NTN at the suspicious place at every place of his business। जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ आपने उसको डिस्प्ले भी करना है, कि जो जहाँ से वो एविडेंट हो। सर क्लियर जी, ये इसके हैं। तो आप रूल आप देख लेते हैं कि रूल में जो ये these rules chapter shall apply for the purpose of section 120 which provide for registration of tax। रजिस्ट्रेशन है, एनरोलमेंट है, इसके लिए तो रूल खोलें बेटा, या नीचे कोई गिवन है, ये इसके 79 से लेके 83 तक है। वही जो हमने सेक्शन पढ़े हैं उसी के रूल हैं, जो बोर्ड ने रूल प्रेस्क्राइब किए हैं कि ये प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपने फुलफ़िल करनी है। तो इसमें से हम जो फॉर्मेलिटी में से जो ATL वाली है वो देख लेते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन वाला आपको पता ही, उसको रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं। टैक्स पेयर ये वाला 81B जो है, ये बेटा 81B रूल, इसके 81B के साथ हम फिर शेड्यूल है 10 जो रेगुलेट करता है कि ये विद होल्डिंग के रेट डिफ्रेंशिएट करता है कि आपको कुछ सेक्शंस हैं जिसमें आपने डबल, आपके विद होल्डिंग जो रेट हैं डबल हो जाएंगे, किसमें 2.5 टाइम 250% हो जाएंगे, किसी में 200% हो जाएंगे। फिर प्रोविजनल असेसमेंट या अदर असेसमेंट की भी वहाँ प्रोविजंस है, वो 10th शेड्यूल में रूल प्रेस्क्राइब है। तो उन रूलों को हम फिर देखेंगे कि उसमें क्या है, तो किन किन पे डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स विद होल्डिंग रेट होंगे, जो स्टैंडर्ड है उससे डबल हो जाएंगे या 2.5 टाइम हो जाएंगे या 2 टाइम हो जाएंगे। तो उसको हम लेटर देखते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं। जी बेटा, मेन ये है कि FBR जो है ये जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ वो जो मार्च है, हर मार्च को, जी मिला 1 मार्च को इशू करेगा, और जो कि वैलिड होगी फॉर ए फुल ईयर अगला 28 तक। तो हर साल जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अब आप जो इंडिविजुअल AOP की रिटर्न आपने सितंबर में फाइल की है या एक्सटेंडेड डेट में की, कंपनी की आपने की है 2022 की, ये आपका जो 31 दिसंबर तक। अब इस साल के लिए अब जो लिस्ट आएगी अपडेट होगी फर्स्ट डे ऑफ मार्च को आएगी 22 की। तो जो 21 की थी वो अपडेट हुई है पिछले मार्च को। तो अब अगर आज आप टैक्स पेयर नहीं है, तो अगर आप इस लिस्ट में अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, अपने रिटर्न फाइल नहीं की, 1-2 की हैं बाकी नहीं की, तो अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट में आना चाहते हैं और टैक्स में जो आपको बेनिफिट इंसेंटिव दिए हैं वो लेना चाहते हैं, डबल रेट जो लगते हैं नॉन टैक्स पेयर को जो लिस्ट में नहीं है उससे बचना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, रिटर्न 2021 की फ़ाइल करेंगे। 21 की फ़ाइल करके उसके साथ कुछ चार्जेज़ हैं। तो कितने बेटा इसमें लिखे हुए थे? 10,000 है, 10,000 है इंडिविजुअल के लिए, और 1000 इंडिविजुअल का है, और एसोसिएशन का 10,000 है, और कंपनी का 20,000 है। ये आप चालान जमा कराएंगे तो संडे वाले दिन वो लिस्ट जो है वो अपडेट होती है। तो वो जो रूल मिले कि नहीं,
ये रिप्रोड्यूस तो हुए थे अभी। वो फाइल थोड़ी करप्ट हो गई थी ये। कहाँ से शुरू होती सेक्शन जो है, ये रूल है। चलो यही वाली ये सब पहले देखने को रूल है, इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये यही वाला है बेसिक रूल में भी यही है। ATL publish every financial year on the first day of March and is valid up to last day of February of the next financial year. For example, acted for the tax year war publish on इतना इतना ये वो रहा, वो जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन। आगे बेसिकली इसमें वही कुछ है रूल आप देख सकते हैं। तो बेसिकली सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो अब हम देखते हैं कि 10th शेड्यूल खोलें बेटा, वो भी खुलता है कि नहीं? फिर कोई कंप्यूटर दूसरा रख लें अच्छे वाला। इससे प्यार है। इसमें ना डॉग नहीं हुआ वो अभी तो होगा। ये इसमें कोई बेनिफिट दिए हुए हैं उसमें, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो बेनिफिट है, नॉन टैक्स पेयर हैं तो उतनी पेनल्टी शनल्टी हैं। लेकिन हम रेलेवेंट शेड्यूल जो है उसको पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 10 जो है, क्योंकि उसमें किस में डबल है, 2.5 टाइम है, किस में कितना डिफरेंस है और कौन सी एग्जाम्पशन है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि किन किन को एग्जाम्पशन है, किन पे ये डबल रेट शीट ये अफेक्ट करेगा, किन पे नहीं करेगा। फिर उनकी प्रोविजनल असेसमेंट है, फिर कुछ में ये एडजस्टेबल है कि नहीं है जब नॉन एक्ट पेयर हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, तो वो उसमें सारे उनके आंसर्ड हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ये बेटा ये बेनिफिट दिए हुए हैं, इसको देख सकते हैं। जिन पे वेल्थ होल्डिंग है ये समझ लें, एक्टिव टैक्स पेयर को कम है तो लो रेट है, जो नॉन एक्टिव है उसको हाई रेट है, तो इसलिए उनके लिए इजी है लेस जिट। ये सेक्शन है 100BA, 10th शेड्यूल है 100BA पहले खोलें। इन द ये जो शेड्यूल है उस सेक्शन के रेफरेंस से प्रेस्क्राइब किया जाता है, वहाँ समरी होती है। शेड्यूल से मुराद ये होता है कि चार्जिंग के जो रेट हैं या दूसरे जब शेड्यूल दिए जाते हैं तो सेक्शन में, क्योंकि इस पॉसिबल नहीं होता कि इस शेड्यूल को ही वहाँ सेक्शन के नीचे डाल दें, तो लेंथी बेयर एक्ट जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए उसकी समराइज करके अलहदा रूल्स रेगुलेशन या रेट या एग्जाम्पशन 100B सेक्शन जिसमें इसका रेफरेंस है, जहाँ लिखा होगा कि 10th शेड्यूल में इसके रूल प्रेस्क्राइब है। इसलिए हम डेफिनेशन को हमने कोरिलेट किया है, ठीक है नहीं। हमने अब बेसिकली मकसद ये था कि हम डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं या रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं या उसके रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस क्या है उसको हम देख लें। इसमें मैंने पेनल्टी छोड़ दी है कि नहीं है, वो उस एरिया को छोड़ दिया। इसमें सेक्शन हमने देखे, सेक्शन पहले 2 का सब सेक्शन था, उसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने रजिस्ट्रेशन एक्टिव लिस्ट जो है उसको इंस्टीट्यूट करना या इशू करने की देखा, पावर देखी। फिर FBR को पावर दी कि उसको रेगुलेट करे। फिर हमने रूल 79 से लेके आगे तक वो 83 का वो देखे जहाँ प्रोसीजर है, उसके साथ ही फिर अब हम आ गए इसमें। तो यहाँ इसके स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू प्रोविजन नॉट अपीयरिंग इन द टैक्स पेयर। अगर यहाँ ला ना दिया जाता तो रेट कम ज़्यादा नहीं हो सकते थे। तो यहाँ स्पेशल पावर के तहत यहाँ दिया गया कि कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स, computation of income tax payable thereon in respect of person not appearing in the taxpayer list shall be determined in accordance with the rule in 10th शेड्यूल। तो अब इसमें विद होल्डिंग के रेट हायर लेस करना और उसकी इनकम को, क्योंकि नॉन फाइलर है एक्टिव नहीं है, तो उसकी खुद भी इंडिपेंडेंट उधर डिटर्मन इनकम टैक्स लाइबिलिटी और इनकम डिटर्मन हो सकती है। वो आप देखेंगे किस तरह हो सकती है। फिर वो एक्चुअल अपनी इनकम टैक्स दे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी, पेनल्टी शनल्टी दे दूँगी जिस तरह होगा। द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल shall have effect not with in contrary contained in this ordinance।
तो यहाँ कोई और लॉ भी है तो वो ओवर राइडिंग है। जब नॉट विद स्टैंडर्ड को हम कहते हैं तो हम कहते हैं ये ओवर राइडिंग है, सुपरसीडिंग है, ये प्रीवेल करता है ओवर द नॉर्मल स्टैंडर्ड लॉ, ये स्पेशल लॉ बनता है। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर वो होगा शेड्यूल वो स्पेशल होगा, जनरल प्रोविजन जो है उसे प्रीवेल कर ले। जनरल स्टैंडर्ड में तो और रेट होंगे, ये जो कहेगा इस पर नॉन एक्टिव एक्सपेक्ट में जो नहीं है उस पर वो रेट लगेंगे जो उसमें दिए होंगे। क्लियर जी। इसके रेफरेंस से वो डेफिनेशन ये और उसके बाद 181A भी जो भी है, उसके बाद ये और रूल, और अब फिर हम 10th में आते हैं। तो 10th में दो चीज़ें होंगी, एक रेट कि रेट जो एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं है उसको हायर लगेगा, दूसरा उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम या असेसमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और टैक्स लाइबिलिटी, उसकी अलग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम होगी, असेसमेंट होगी, प्रोविजनल होगी या कैसे होगी या कंसीलमेंट होगी, 111 नहीं लगेगा, लगेगा कितना लगेगा, वो वाली चीज़ें होगी। प्लस के किसको एग्जम्पशन है, इवन दो वो है भी अगर ATL नहीं भी ATL में, तो उस पर कौन सी विद होल्डिंग है जो रेट हायर में नहीं लगेंगी, उस पर ये पूरा का पूरा ही नहीं लगेगा। तो ये हमारे 10th शेड्यूल में, तो 10th शेड्यूल को हम देखते हैं। 10th शेड्यूल ये विद रेफरेंस टू जो वहाँ कहा गया था 100BA में, उसके स्पेशल प्रोसीजर रूल्स होंगे। तो उसके मुताबिक रूल फॉर द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर, पहला रेट ऑफ डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो इसके लिए रेट ऑफ कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ वो टैक्स जो है, अगर लॉ में अगर हम देखें तो एडवांस टैक्स के जो प्रोविजन है, एक तो एडवांस टैक्स का 147 है जो आप खुद जमा कराते हैं 4 किस्तों में, एस्टिमेशन के प्रोसीजर दिए हुए। इसके अलावा विद होल्डिंग या टैक्स कलेक्शन के प्रोविजंस हैं। और विद होल्डिंग और टैक्स प्रोविजन, विद होल्डिंग ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स दोनों में डिफरेंस क्या है? विद होल्डिंग में आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं या कोई एक्सपेंडिचर की या कैपिटल या रेवेन्यू पेमेंट कर रहे हैं, तो साथ ही आप उसमें से कुछ काट के रिमेनिंग उसको देते हैं, वो रिलेट करता है विद द पेमेंट्स। जबकि कलेक्शन होता है कि आप रेवेन्यू किसे पैसे ले रहे हैं, साथ इन एडिशन टू योर फी या योर बिल आप और टैक्स उससे लेते हैं, होता उसी का ही है, आप अपना नहीं है, उसी का टैक्स लेते हैं जिसका वो क्लेम कर सकता है। जब जैसे कलेक्टिंग अथॉरिटी है, जैसे आपका इंपोर्ट पे है, जब आप ने पेमेंट कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी ले रहा है तो साथ आपसे ये भी लेगा। इस तरह ऑक्शन वाला है तो ऑक्शन करेगा तो वो आपका ऑक्शन प्रोसीड या कोई चीज़ लेगा तो आपसे ले लेगा। इस तरह बैंक वाले हैं आपके विद आपसे कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह दूसरे भी हैं, जैसे 236H वाले हैं, आप होलसेलर को बेचेंगे तो साथ एक तो आपने अपनी सेल प्राइस लेनी है जो इसने बेचा है, प्लस आप टैक्स ले देंगे। रिटेलर को बेच रहा है होलसेलर या वो उससे ले लेगा। तो कुछ प्रोविजन जो है वो विद होल्डिंग के हैं, जहां पेमेंट हो रही है तो वहां आपने काटनी। कुछ कलेक्शन के प्रोविजंस है, तो 148 से लेके तो इसमें से फिर आगे दो सिचुएशंस हैं इनकी। एक तो है स्टैचू के अंदर जो स्टैंडर्ड है विद होल्डिंग, एक है ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशन मतलब टेम्परेरी पर्पज़ के लिए थे लेकिन अब ऑलमोस्ट परमानेंट ही हो गए, उसमें बहुत सारे डिलीट भी कर दिए गए। वो आगे जाके 236 के ABCD ऑनवर्ड वहाँ चलते हैं, तो वहाँ भी कलेक्शन प्रोविजन भी हैं और डिडक्शन प्रोविजन भी हैं। तो इन सारों में अपने अपने रेट, जैसे 148 है इंपोर्ट का है तो 148 के बाद 149 सैलरी का है, 150 है डिविडेंड का है, उसके बाद 151 आपका प्रॉफिट ऑन डेट है, 152 जो है वो नॉन रेजिडेंट का है, 153 जो है आपका गुड्स सर्विसेज एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, 154 है आपका जो उसका एक्सपोर्ट का है, 4A है IT सर्विसेज का है, 155 प्रॉपर्टी का है। इस तरह ये वाले जो सेक्शंस हैं, कुछ आगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये वगैरह वगैरह उनके हैं। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है। इसके बाद आपके ट्रांजिशन में आगे 236 में जाए, कुछ आगे पहले बैंकिंग ट्रांजेक्शन थे, कुछ स्टॉक एक्सचेंज है, उस तरह प्रॉपर्टी का 236C है, K है, आगे फिर इलेक्ट्रिसिटी पे है, गैस पे है, डिफरेंट उन्होंने रेट दिए हुए उसके मुताबिक है। क्लियर? एट तक पहले एजुकेशन पर थे, आप फॉर्म पेमेंट करें तो उसका भी है, तो आप कुछ डिलीट कर दिए, कुछ है तो वो 236 ABCD जो जितने भी हैं वो वाले हैं। तो अब इनको आप क्लासीफाई करें कि एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में विद होल्डिंग और कलेक्शन है, एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है उसमें विद होल्डिंग और कलेक्शन है। कुछ क्रेडिट वाले ही हैं, डेबिट क्रेडिट आपका पेपर रिसीवेबल हो तो उसमें से आप काट लेते हैं। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 158 है कि वो जो डील करता है कि कब और कैसे डिडक्शन करना है। 161 160 को डिफॉल्टर हो
उससे कैसे पैसे लेने। तो शो काज नोट 44 का रूल का आपने नोटिस देना है। 162 में जिसके लेने थे वो उससे भी डिपार्टमेंट ले सकता है। तो उसके लिए प्रोसीजर है आगे, डिफ़ॉल्टिंग को कैसे डील करना है, कैसे रिकवरी शार्ट या नॉन पेमेंट जो भी या ना विद होल्डिंग है उसको कैसे डील करना है। तो यहाँ बेसिकली रेट और असेसमेंट है। एक्टिव जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेयर लिस्ट में फाल नहीं करता, तो उसको पेनल्टी कितनी होगी, कितना हाई रेट लगेगा। अदर देन एक नॉर्मल टैक्स पेयर है जो लिस्ट में है उसको कितना लगेगा, जो नहीं है उसको कितना लगेगा, तो उसको ये डील करेगा। या उसके कॉन्सिक्वेंस में कितनी उसकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शन होगी और उस पर क्या टैक्स लायबिलिटी होगी। तो फर्स्ट रूल है रेट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स। जो डिफरेंट सेक्शनों में रेट या फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए रेट विद होल्डिंग के वो जो स्टैंडर्ड है उससे ये कितना अबव जाएगा। वे टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, और जहाँ भी ये वर्ड आएगा डिडक्टेड कलेक्टेड, इट मीन डिडक्टेड पेमेंट में से, और कलेक्टेड मीन जहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करना है और साथ जो रेट से कितने से कलेक्ट करना है। अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फ्रॉम ए पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, रेट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑफ कलेक्टेड। दोनों से दोनों वर्ड डिडक्टेड या कलेक्ट करना है आपने या डिडक्ट करना है। As the case may be, shall be increased by 100% of the rate specified to the first rule to this ordinance। तो पहला स्टैंडर्ड उन्होंने दे दिया कि 100% जो भी रेट है उधर उसका, अगर वो वहाँ 5% है तो जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है उस पर कितना 10%, उसका 100% ज़्यादा हो जाएगा। कुछ में आगे प्रोविजन है उसमें ये स्टैंडर्ड हो गया कि 100% हर एक का बढ़ाना है। अनलेस नीचे एग्जाम्पशन भी दी, कुछ में एग्जाम्पशन है उन पे ये फिर कहा जाएगा वहाँ कि ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है, वो हम लेटर ऑन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ये है कि जो भी जिस पे विद होल्डिंग रेट लगता है उसको 100% बढ़ा दिया जाएगा। एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो एक्टिव टैक्स पेयर का जो रेट है उसका डबल कर दिया जाएगा। क्लियर। उसके प्रोवाइडेड दैट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 231 शैल बी इंक्रीज बाई 200% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट रूल इन केस ऑफ पर्सन नॉट अपीयरिंग। जो 231 कौन से वाले बैंक से स्टॉक है, ये वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, अच्छा गाड़ी की, ठीक, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वाले जो बंदा है उस पर आपका 200%, अगर आपका 10 रुपये बनता है वो चेसी वेसी उसके मुताबिक है या रजिस्ट्रेशन के अलहदा अमाउंट्स दी हुई हैं, फर्स्ट शेड्यूल में आप रेट देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ 200% है, उसको डबल की जगह ट्रिपल कर दिया जाएगा, 10 का 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो भी वहाँ मेंशन होगा, गाड़ी है सपोज 100 सीसी है या 1000 सीसी है, 1500 है, 1800, तो वहाँ गाड़ी की दिया हुआ है कि इस पर 50,000 लाख है, 2 लाख है, तो अब 2 लाख है तो 2 लाख का कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। क्लियर। वो रेट जितने भी वो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है वो उसके 2 टाइम ज़्यादा हो जाएंगे, 1 टाइम 100 की बजाय 200% हो जाएंगे। इस तरह प्रोवाइडेड दैट द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 236 की के शैल बी इंक्रीज बाई 250% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन फॉर इन केस ऑफ पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स। अगर वो नहीं है तो 236 के है, वो परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप परचेज कर रहे हैं 236 सी है, सी नहीं वैसे इसमें लिखा हुआ, वो कहीं और लिखा हुआ है, तो सी का वो ऊपर में 2 का 4 होगा ना। हाँ मैं वही है ना, मैं उसका स्टैंडर्ड पे वो रहा 236 को जो बायर है उसको आपका 2.5 टाइम हो गया, मतलब आपका अगर 2% लगता है तो उस पर 7% लगेगा। ठीक है ना, 2 से अगर 2 प्लस हाफ तो इसलिए 7% उस पर लगेगा। स्टैंडर्ड रेट जो है प्रेस्क्राइब वो 2% है, तो इस सिचुएशन में 7 लगेगा। और उसमें फिर जो ऊपर वाला है उसमें 100% 2 का 4 लगेगा। ठीक है जी, सैलरी। उसके बाद पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट और रिटर्न। कुछ लोगों ने स्टेटमेंट या रिटर्न एग्जाम्प्ट है, फाइल करना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपका सेक्शन 14 है, 114 है, उसमें कुछ लोग लिखे हुए हैं कि इनके लिए कंपलसरी है इनको, और उसके अलावा दूसरों को नहीं है। तो उस सिचुएशन में उन्होंने डील किया हुआ है कि अगर फाइल नहीं है तो उसको कैसे होगा। वेर विद होल्डिंग एजेंट आर ए पर्सन फ्रॉम, अगर आप उसका विद होल्ड कर रहे हैं तो उस बंदा है वो कहता है जी मैं तो रिटर्न ही नहीं फाइल रिक्वायर्ड ही नहीं हूँ, या स्टेटमेंट मुझे फाइल ही नहीं है, तो विद होल्डिंग या
कलेक्टिंग एजेंट उसको कैसे डील करेगा, या वो कमिश्नर से कोई सर्टिफिकेट ला के दिखाएगा जो कैसे मानेगा कि वाकई यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न और स्टेटमेंट। तो उसके लिए प्रोसीजर यहाँ दिया गया। वेयर द विद होल्डिंग एजेंट और पर्सन फ्राम होम द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड आर डायरेक्टेड सेटिस्फाई द पर्सन नॉट अपीयरिंग द टैक्सपेयर लिस्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114 और एज द केस में बी ही शैल बिफोर collecting or deducting this and furnish to the commissioner notice in writing electronically setting out the name, CNIC, and address of the person not appearing। तो आप विद होल्डिंग एजेंट ये पार्टिकुलर जो बंदा कह रहा है कि मैं आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न या स्टेटमेंट, मेरे पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके ये पार्टिकुलर लेके तो वो फिर क्वेश्चन को देगा। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। तो जिसना डबल ट्रिपल खोना है उसके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके साथ जो इम्पोर्ट का ट्रांजेक्शन है या कोई सेल परचेज है, गुड्स है या सर्विसेज है या क्या चीज़ है, वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन या प्रॉपर्टी है क्या चीज़ है या गाड़ी है या क्या चीज़, जो भी ट्रांजेक्शन नेचर डिफरेंट सेक्शन है उसका ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट देगा। रीज़न ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कंसीडर दैट पर्सन वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, और साथ रीज़न भी देगा क्यों रिटर्न नहीं, एग्रीकल्चर इनकम है या कोई और है जो एग्जेम्प्ट इनकम्स होती हैं उसका बताएगा कि इसकी वजह से ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, तो इसकी वजह से आगे फिर अदरवाइज तो उसने वो डबल ट्रिपल करना है, नहीं तो इसकी वजह से फिर वो नहीं करेगा। द कमिश्नर ऑन रिसीट ऑफ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 शैल विद इन 30 days पास एन ऑर्डर एक्सेप्टिंग द कंटेंशन और मेकिंग द ऑर्डर अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3। वो विद इन छोड़ भी दें, ये रूटीन में एप्लीकेबल कोई नहीं है, ये प्रोविजनल असेसमेंट चीज़ें ये तो वो अभी एप्लीकेबल ये नहीं रहेगी ना, ये वाले बहुत ज़्यादा नहीं लॉ में तो है ना, रहेगी नहीं रहेगी। तो अगर वो आप विद होल्डिंग एजेंट है, आपको आपने काटा नहीं है, आपने खुद ही समझ लिया है। आज एटीएल वाला हम कर लेते हैं ना, ये तो एक अलग पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर में 2-4 चीज़ें बस, इसको एटीएल ख़त्म हो जाएगा इसके, नहीं तो फिर आधा रह जाएगा सर। या एटीएल या पूरा कर लें या फिर डेफिनेशन पे ही ब्रेक लगा देनी थी, ठीक सर, या तो फिर शुरू में ब्रेक लगा देना, फिर डेफिनेशन कर ले, आगे नहीं पढ़ना, या फिर एटीएल पढ़ना है तो फिर पूरा समझना चाहिए। ठीक है ना, आपको पता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि नहीं, आपको तो पता है, तो आप तो पैसे ही पढ़े लिखे हैं, तो आप बाकी को जिन्होंने सुनना है उनको नहीं पता। एटीएल मुझे नहीं पता अभी तक, मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा प्रोसीजर जो सारा है। ठीक है, एक गो थ्रो होंगे तो चला जाएगा, हर कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने को, हर एक को वो सुन लेंगे तो उसी से समझ जाएंगे कि आप विद होल्डिंग या कलेक्टिंग एजेंट है। वैसे कोई आगे कह दे अंडरटेकिंग मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ भाई, बिजली फाइल कर मेरा ना काटे, वो नहीं काटेगा तो वो फिर उस पर जब 161 का उनको नोटिस देंगे, दे के कहेंगे दे, वो कहेगा जी मैं ये तो एग्रीकल्चरिस्ट था, तो वो कहेंगे जी कहाँ है इसकी कंप्लाइंस, कमिश्नर को आपने नोटिस दिया, ये प्रोसीजर फुलफिल किया, इसके मुताबिक है तो ठीक है, कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया या रिजेक्ट किया अनवर्ड, नहीं तो आप दें फिर। क्लियर जी। तो इसलिए हमें बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो है इनको गो थ्रू होना ज़रूरी है कि लॉ की ये रिक्वायरमेंट है। जब आपका 161 का या 162 का या अदरवाइज वो नोटिस आते हैं डिफ़ॉल्टर के विद होल्डिंग के, तो यहाँ इसको फिर हमें पता होना चाहिए, या हमारी असेसमेंट इसके तहत जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है उनकी असेसमेंट होती हैं, तो यहाँ हमें इसको गो थ्रू नहीं होंगे, तो ये पूरा लॉ इंडिपेंडेंट लॉ है, स्पेशल लॉ। जैसे नॉन एक्टिव टैक्स पेयर को इंडिपेंडेंट एक लॉ डील करता है, ये पूरा एक चैप्टर जो है इसकी अलहदा सारी फाइलिंग का तरीका बकार भी, जो फाइल करके कैसे एक्टिव में आएगा वो, फिर उसके बाद उसकी डबल टैक्सेशन किन किन चीज़ों पे होगी, फिर वो फाइल कर देगा कब ख़त्म होगी, पेनल्टी क्या है, उसके बाद असेसमेंट भी है। जिस तरह दूसरे आम आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी डीम्ड असेस होती है, यहाँ भी इनकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी है, और इस असेसमेंट में से आप रिटर्न फाइल कर देंगे, उस असेसमेंट में कैसे जाना है वो भी है। इसमें टैक्स आपका इनकम कैसे डिटरमिन होगी और 111 लगता है या नहीं, वो भी तरीक़ेकार हैं कि इनको क्या जनरल क्वेश्चन होते हैं कि ये क्या जब मैं नॉन एक्टिव टैक्स पेयर था मेरा विद होल्ड हुआ एडजस्टेबल होगा या नहीं होगा, या कब होगा, या मेरी असेसमेंट अलहदा मैं फाइल नहीं किया तो क्या पावर है डिपार्टमेंट के बाद मेरी असेसमेंट कर ले। तो उसमें इसमें बेसिकली ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं विद रेफरेंस टू टैक्स पेयर आम जो है आधा टैक्स पेयर लिस्ट, और जो नहीं है नए के लिए इंडिपेंडेंट एक पूरा लॉ है। तो इस इंडिपेंडेंट लॉ को जब हम एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की डिस्कशन करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो इसलिए उनका पता चलेगा। तो फिर असेसमेंट अगर करता है, इसमें करने की पावर है, वो कर सकते हैं।
तो इसलिए इसको गो थ्रू हो जाए, ज़्यादा नहीं है, लेंथी नहीं है, आज का दिन लग भी गया तो कोई नहीं, ठीक है नहीं। Commissioner receipt of notice under sub rule 1 shall within 30 days pass an order accepting the contention or making the order under section 3। तो accept within 30 days वो उसकी contention माननी है या नहीं माननी, तो आगे डीम्ड ऑर्डर का है तो वो उसका अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर देगा भी ठीक है आप विद होल्ड करें, जैसे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है तो इसके लिए भी उसी तरह का। वेयर विद होल्डिंग एजेंट और पर्सन फ्रॉम होम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड has been notified the commissioner under sub rule 1 and commissioner has reasonable ground to believe that person not appearing in the active tax was required to file return statement, as the commissioner may by order direct the withholding agent to deduct or collect the tax under rule 1। अगर वो क्लेम करता है जी मैंने रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्निंग हूँ, मेरी एग्रीकल्चर इनकम है या कोई और है तो उसकी वजह से मैं नहीं हूँ, लेकिन वो जब रीज़न दे के नोटिस देता है विद होल्डिंग एजेंट या कलेक्टिंग एजेंट टू डैट पर्सन और सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करता है और कमिश्नर बाद में समझता है या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि बिल्कुल सही है तो उसने फिर विद होल्ड नहीं करना, या कमिश्नर उसको समझ है कि नहीं भी इसको तो रिक्वायर्ड है जो अंडर सेक्शन 114 है या अदर रूल रेगुलेशन है या उसके मुताबिक जो है इसको तो रिक्वायर्ड टू फाइल है, तो फिर वो उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा, फिर उसको कहेगा आप इसका विद होल्ड करें जो भी नॉन एक्टिव टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल बनता है, डबल है या जितना भी है उसके मुताबिक आप करें। प्रोवाइडेड दैट इन केस कमिश्नर डज नॉट पास, तीन सिचुएशन होगी, एक ऑर्डर पास करना, एक एक्सेप्टिंग का ऑर्डर का पास करना, एक रिजेक्टिंग का ऑर्डर पास करना, एक कोई ऑर्डर पास ना करना। तो आखिरी सिचुएशन जो है जहाँ कोई भी ऑर्डर विद इन उस पीरियड में 60 डेज था, 30 डेज में कोई ऑर्डर नहीं पास करता तो उसके लिए फिर प्रोवाइडेड के कोई डज नॉट पास एन ऑर्डर विद इन 30 डेज आर रिसीट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन द कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड कंटेंशन ऑफ द एंड अप्रूवल हैज टू बी ट्रीटेड टू हैव बीन ग्रांटेड। तो इसमें डीमिंग का हम पहले भी हमने लॉ पढ़ा हुआ है कि यहाँ डीमिंग लॉ ने दे दिया कि अगर वो विद इन 30 डेज ऑर्डर नहीं पास करता एक्सेप्टेंस का या रिजेक्टिंग का तो उसमें यही समझा जाएगा उसने अलाउ कर दिया है, तो इस मीन उसकी कंटेंशन मान ली है कि वो उसको ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न या स्टेटमेंट का कंसेप्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग उस पर टैक्स डिडक्शन या विद होल्डिंग या टैक्स कलेक्शन ना की है इन मेकिंग, उसके बाद समझे कि अप्रूवल उसको ग्रांट दे दी है। ये है विद रिगार्ड टू आपका विद होल्डिंग के रेट और नॉन फाइलर या नॉन फाइलिंग या स्टेटमेंट नॉन फाइलिंग का प्रोसीजर, यहाँ तक ये डबल रेट ट्रिपल रेट ये ख़त्म हो गए। उसके बाद एंड पे लास्ट पहले देख लेते हैं फिर हम असेसमेंट को देखेंगे। लास्ट वाला जिसमें एक्सक्लूजन है, यहीं पे प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस टू अप्लाई, क्लियर जी। ये समझिए इस सेक्शन में जो ये है ये किन पे ये वो नहीं भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे तो उन पे वो डबल या वो वाले टैक्सेशन जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। ये इसमें से ये सेक्शन में जो ट्रांजैक्शन होंगे वे ये एक्सक्लूडेड है और बाकी सारों पे अप्लीकेबल होंगे। इसमें क्या कहें, द प्रोविजन ऑफ दिस नॉट स्पेसिफिकली डेल्ट विद इन द अफोरसेड रूल्स शैल अप्लाई mutatis mutandi in case of proceeding with a person not appearing on the taxpayer list. The provision of schedule shall not apply to on tax collectible or deducted in case of the following section। तो ये following section जो है इनमें नंबर 1 जो है टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 149 क्या है, सैलरी का। अब सैलरी वाले में जो रेट पे आपने डिडक्शन करना है, हर बंदे का इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, वो डबल स्टैंडर्ड 100% हायर नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। उस पर ये पूरा जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर वाला ये 10th शेड्यूल है वो उसका अकॉर्डिंगली अप्लीकेबल नहीं होगा और डबल उसका ये अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद दूसरा टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 152 भी उस पर भी अप्लीकेबल नहीं होगा, अदर देन उसके कुछ सब सेक्शन है उन पे अप्लीकेबल होगा। इस तरह टैक्स अंडर 5A ऑफ अंडर टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 152 की सब पार्ट है उन पे उनके नहीं अप्लीकेबल, उस पे अप्लाई होगा, कुछ पे नहीं, बाकी पे नहीं, इन पे अप्लाई होगा। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन इस वन टू द एक्सटेंट ऑफ क्लास 55 पे 152 के एक्सक्लूजन, हाँ एक्सक्लूजन। उसके बाद टैक्स कलेक्टेड अंडर 154 एक्सपोर्ट वाला, उस पर भी डबल नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड अंडर सेक्शन 154 है, ये आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट है। तो ये पहले दूसरे थे 153 वगैरह, वो उन्होंने मिट कर दिए, अब उन पे भी अप्लाई होगा। क्लियर? इसमें तो मिट हुआ था 155 भी जो है ना, रेंट वाला, रेंट पे हाँ 155 भी और 153 तो पहले शुरू था। हाँ जी, तो ये 150 155 भी मिट हुआ। हाँ वो भी मिट हो गया। तो जो रेंट प्रॉपर्टी है उसका भी डबल नहीं होगा। तो ये वाले मैंने डबल होगा है रेंट वाले का, अब डबल होगा अगर नॉन फाइलर होगा। इन पे, हाँ इन पे अप्लीकेबल नहीं है। हाँ अगर कोई बंदा अब प्रॉपर्टी पे डबल होगा, 153 पे डबल होगा, इन वालों पे जो इधर लिखे हैं इनका डबल नहीं होगा। ये 10th शेड्यूल जो है, जो इधर है जैसे सैलरी वाले, ये डबल ट्रिपल जो भी ऊपर हमने पढ़ा है वो ये नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सारे होंगे। जैसे 153 है, आपने विद होल्डिंग गुड्स पे नहीं करते तो वो डबल वाला ला अप्लाई होगा। सर्विसेज पे, एग्जीक्यूशन पे 154 150 जो है आपका 5 जो है प्रॉपर्टी है, या और जितने भी विद होल्डिंग के सेक्शंस हैं या डिडक्शन विद के, वो सारों पे वो 236 के पे तो 2.5 टाइम होगा, बाकी इसके हो गए। और सर ये और भी सेक्शन देख लेते हैं जिन पे नहीं होना। 235 मेरा इलेक्ट्रिसिटी का है, हाँ इस पे भी नहीं होगा। टैक्स कलेक्टेड 236 जो है ये मेरा हल का, ये गैस का होगा या किसका? ये सिर्फ टेलीफोन वाला। टेलीफोन वाला, अच्छा टेलीफोन वाला, इस पे भी नहीं होगा। बस ठीक हो जी। ये वाले सेक्शन जो है इनके अलावा बाकी सारों में, गाड़ियाँ शाड़ी उन पे सारों पे डबल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये था हमारा जो कंसिक्वेंस है नॉन एक्टिव टैक्स पेयर पे जो लोग हैं उनकी विद होल्डिंग या कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसके रेट डबल या कुछ के 200%, कुछ के 2.5%, और प्रोसीजर जहाँ एग्जम्पशन वगैरह है और नॉन फाइलिंग है तो वहाँ वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना, फिर उसकी एग्जम्पशन, अदरवाइज विद होल्डिंग पूरी। और इन सेक्शंस पे, ये वाले सेक्शन जो है इस पे वो अप्लीकेबिलिटी कंसिक्वेंस जो है अप्लाई नहीं होंगे। अब है असेसमेंट, जो कि जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। एक्टिव टैक्स पेयर तो रिटर्न फाइल करता है तो उसके मुताबिक डीम्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 120 हो जाता है। आगे अमेंडेड सेक्शन है आपका 122 में अमेंड हो, रेक्टिफिकेशन आपकी उधर हो जाती है, अपीलें शिले वो प्रोसेस चलता है। क्लियर जी। अब ये क्योंकि इंडिपेंडेंट एक अलहदा लाया है नॉन एक्टिव टैक्स पेयर पे जो है, तो उसका विद होल्ड टैक्स तो इधर हो गया, विद होल्ड के बाद उसने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं की तो और फिर डबल भी लग गया, ट्रिपल भी लग गया। उसने कहा चल डबल हो गया जी, डबल या अदरवाइज हो गया, तो उसने विद होल्डिंग होगी तो उसने कहा जी अब तो मैं रिटर्न फाइल तो मैंने की नहीं, मैं भी रिटर्न भी नहीं फाइल करता और उसमें भी नहीं आता। तो उस सिचुएशन में अब FBR जो है जस्ट डबल डिडक्शन से कुछ नहीं हो जाएगा। FBR के पास पावर्स है कि जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके उसकी इनकम रिटर्न कर ले, जिसको हम इम्प्यूटेबल इनकम कहते हैं। तो टैक्स को जो रेट लगते हैं, इंडिविजुअल AOP कंपनी है, जो रेट लगते हैं, जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका उसने डबल ट्रिपल उसको रिवर्स करके करने के बाद इनकम कैलकुलेट कर ले और टैक्स लायबिलिटी भी उसी तरह कर ले। अगर उसकी अदरवाइज कोई इनकम और 111 की और कोई इनकम नज़र आती है तो उसकी एडिशनें उससे ज़्यादा होंगी तो वो भी कर सकता है। तो उसकी फिर प्रोविजनल असेसमेंट, ये फाइनल असेसमेंट नहीं होगी, ये असेसमेंट अगर कर देगा, करने के बाद फिर अगर वो रिटर्न भी फाइल कर सकता है। जो रिटर्न फाइल करेगा तो ये प्रोविजनल असेसमेंट फिर ख़त्म हो जाएगी। अगर डिपार्टमेंट ये प्रोविजनल टेम्पररी समझ ले असेसमेंट है करके, तो इसमें जो भी टैक्सेस से बनते हैं उसे लिए जा सकते हैं। रिकवरी प्रोविजन भी सब कुछ अप्लीकेबल होगा। जब वो रिटर्न फाइल करते हैं, पेनल्टियाँ शर्टियाँ भी लग सकती हैं, तो 111 की एडिशनें भी हो सकती हैं। करने के बाद अगर डिपार्टमेंट वो फाइल कर देता है तो फिर ये एरिया ख़त्म हो जाएगा और वो फिर ऑपरेट हो जाएगा, वो डीम्ड ऑर्डर फिर उधर हो जाएगा। तो इसकी हम प्रोविजनल असेसमेंट, टैक्स इनकम कैसे डिटर्मिनेशन होनी है और फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटर्मिन होनी है, उसके अलावा फिर आप कितना उसका बेनिफिट ले दे सकते हैं, वो टैक्स जो डायरेक्टेड है उसका क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है, इसके रूल रेगुलेशन इधर है। 111 किस एक्सटेंट लगेगा और उसके बाद पेनल्टी प्रोसिक्यूशन कैसे लगेगी वो इसके तहत है। वेयर फॉर ए टैक्स ईयर पर्सन has been collected deducted in accordance with rule 1 and person failed to file return income for the tax year within the due date as in section 18
ड्यू डेट प्रोवाइडेड इन 118 और एक्सटेंडेड डेट बाय बोर्ड कमिश्नर नॉट विद एनी कंटेन सेक्शन 3(4)(114) विद इन 60 डेज ऑफ द ड्यू डेट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 118 एज एक्सटेंडेड बाय बोर्ड मेक ए प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन एंड इशू ए प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर स्पेसिफाइंग द टैक्सेबल टैक्स इनकम असेसेबल एंड टैक्स ड्यू देयरऑन। अब अगर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है, उसने रिटर्न विद इन ड्यू टाइम जो है, जो दिसंबर या कंपनी है तो 31 आपका उस वक्त रिटर्न फाइल नहीं की, या FBR ने या कमिश्नर ने या चीफ कमिश्नर ने 119 में एक्सटेंशन की है, वहाँ विद इन दैट नहीं फाइल की, और उसका विद होल्डिंग टैक्स वो वाला जो है डबल ट्रिपल रेट जो है उस पर हो गया है जस उस पर, तो उस सिचुएशन में उसका, या नॉर्मल में भी हो गया है, तो उस सिचुएशन में उसकी डीम्ड इनकम जो है वो प्रोविजनल असेसमेंट टैक्स डिपार्टमेंट कर देगा, उसकी इनकम डिटरमाइन कर देगा और उसकी टैक्स लायबिलिटी कर देगा, और प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा जिसमें टैक्सेबल इनकम होगी और उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी। इन मेकिंग द प्रोविजन अंडर सेक्शन द कमिश्नर शैल इंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। अब डिटर्मिनेशन है, पहले उसको पावर दी है कि वो डिटरमिन करेगा टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। अगर उसके रिटर्न विद इन टाइम नहीं फाइल की और विद होल्डिंग हो गई है उसकी, तो उस सिचुएशन में दूसरा है कि बेसिस क्या है, कैसे डिटरमिन करेगा, वो इस तरह डिटरमिन करेगा कि जो विद होल्ड टैक्स हुआ है, द इन मेकिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन द कमिश्नर शैल इंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड। जो उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है उससे इंप्यूट करेगा, उसका रिवर्स बैक करेगा। उसको कैसे रिवर्स बैक करेगा, जो उस पर एक्चुअल रेट लगते हैं, अगर वो रेट लगें तो ये अमाउंट ऑफ टैक्स जो विद होल्ड हुआ है ये किस इनकम पे लगा हुआ है, तो रिवर्स करके आप रेट लगाएं। स्लैब है आपके पास, आप कहें 5 लाख डिडक्ट हुआ है, 5 लाख नॉर्मल कितनी इनकम पे बनता है, तो उतनी इनकम आप रेट के अंदर डालें, इधर स्लैब रख लें कि पहला 4 लाख है, 0 है, अगले 1.5 लाख में इतना है, इतना है, इतना है, तो आखिरी में देख लें आपका 5 लाख कहाँ बनता है, तो इधर वाली इनकम आप ऐड कर लें, टोटल रह जाएगा 5 लाख टोटल जो है इतनी इनकम पे बनता है, तो वो इनकम उसकी ऑर्डर कर देगा। टैक्स डिडक्टेड अंडरस्टूड बाय ट्रीटिंग द इंप्यूटेड इनकम एज ए कंसील्ड इनकम। पहले तो इंप्यूट भी इनकम करेगा, फिर उसको कंसील इनकम भी समझेगा कि ये कंसील वाली इनकम है, और इस 11(1)(d) वो भी लगा के एडिशनल भी की जा सकती हैं, पेनल्टियाँ भी लगाई जाती हैं, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 111(1)(d) की इसको डीम कर लेगा वो इधर वो कंसील करे और उधर उसको मेरे जो टैक्सेस विथहेल्ड हुए हैं उसका इफेक्ट देखो तो इक्वल हो जाएगा। पहले कंसील की अपनी भी है, उसके डबल पेनल्टी भी डबल है, प्रोसिक्यूशन भी। पहले तो कंसील ना ट्रीट करे तो नॉर्मल होगी, अब कंसील ट्रीट किया तो 100% उसका फाइन भी है, तो 100% वो भी लगेगा ना। एक तो 111 में एडिशन होगी, 182 में जो उसकी डबल उसका वो बनेगा, और 191-92 जो है उसमें उसको 2 साल या कितनी वो कैद वाला भी है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी ऑपरेट हो जाएगा अगर उस रेंज में आता है। 10 मिलियन जो है उससे अबाव होता है, जब कंसील कर दी, कंसील ट्रीट हो गई तो फिर उधर भी जा सकता है ना, तो वो सारे इफेक्ट फिर उसके हो सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजनल सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑन द अनएक्सप्लेन्ड एसेट इनकम एसेट टैक्स इन एक्सेस ऑफ इम्प्यूटेड इनकम ट्रीटेड एज ए कंसील्ड इनकम। तो अब 111 जो एक्सेस होगा उस पर लगेगा, ठीक है। इम्प्यूट जो इनकम है कंसील्ड जो है उसे एक्सेस जो नॉर्मल में चलती है उससे अबव होगा तो फिर फर्दर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट इम्प्यूटेड इनकम सो कैलकुलेटेड और कंसील्ड इनकम सो डिटरमाइंड शैल नॉट अब्सॉल्व द पर्सन सो असेस्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग अ वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन सो एंड नेचर सोर्स ऑफ रिटर्न एंड कलेक्शन ऑफ रिटर्न एंड सिलेक्शन कंडक्ट ऑफ ऑर्डर, बाकी सारा कुछ लगेगा। अब उसने जो वेल्थ में या उसमें डिक्लेयर किए हैं वो क्या है, ये इम्प्यूटेबल क्या है, जो एक्सेस है, फिर उसको 111 जो है 111(1)(d) जो है उस पर भी फिर अप्लीकेबल हो। बेसिक ये जैसे इम्प्यूटेबल आप डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअल आपकी इनकम जो डिक्लेयर की हैं, जो आपके सोर्सेज कम हैं वो ज़्यादा हैं, तो एक्सेस पे भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहाँ से आए वो। अगर उसका नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो वो 111 में उसकी एडिशन हो जाएगी और उससे टैक्स लग जाएगा। फाइनलाइजेशन और अबेटमेंट ऑफ प्रोविजन, आप प्रोविजनल असेसमेंट है ये, या ये फाइनलिटी चेंज कर जाएगी अगर आप फाइल शाइल कर देते हैं रिटर्न शर्न, और नॉर्मल रिटर्न जो आपने करनी थी लेट फाइल करके उसको आप कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप नहीं फाइल करते तो ये फिर विद इन सर्टन स्पेसिफाइड तो ये फिर फाइनलिटी अटेंड कर जाएगी,
फिर ऑनवर्ड फिर उसका प्रोसीजर रिकवरी शवरी वो चलेगी। द प्रोविजनल असेसमेंट अंडर रूल 3 शैल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर एक्सपायरी ईयर। जैसे पहले 121 के कौन सा बी था, आप रिटर्न नहीं फाइल करते थे तो प्रोविजनल असेसमेंट हो जाती थी, तो वो अब वहाँ से ख़त्म कर दिया है, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती थी ना। हाँ 121 था क्या, 122 था, तो वो आलमोस्ट इसी तरह का था। आप नहीं करते थे तो इतनी देर में आप रिटर्न फाइल को नोटिस करते थे, नहीं करते थे तो फिर आपकी वही फाइनल हो जाती। अगर या आप रिटर्न फाइल करते वो डीम हो जाती थी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट प्रोविजनल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट थी, तो ये भी उसी तरह ही है, समझे, एट मोस्ट उसी तरह ही। एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्राम द डेट ऑफ सर्विस ऑर्डर प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। अगर 45 डेज के अंदर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फिर तो नहीं है, अदरवाइज विद इन दैट नहीं फाइल करते आप आफ्टर एक्सपायरी तो ये फिर पेनल्टी अटेंड कर जाएगी। रिकवरी शवरी पेनल्टी बाकी जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको करना पड़ेगा, देने पड़ेंगे। ये दूसरा, पहला है कि नहीं करते तो फिर वो पेनल्टी। दूसरा है कि अबिटमेंट का, कि अभी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म कब होगी? द प्रोविजन शैल स्टैंड बेटेड एंड शैल बी टेकन टू बी असेसमेंट फाइनलाइज अंडर सेक्शन वे रिटर्न ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ द रेलेवेंट टैक्स ईयर एंड प्रोसीडिंग टैक्स ईयर अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड बाई विद इन 45 डे आर रिसीट ऑफ द प्रोविजनल ऑर्डर। अगर इस तरह आप फाइल कर देते हैं बिट हो जाएगी। रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर where return has been filed before provisional assessment under subsection the tax deducted under such shall be adjusted। अगर आपने रिटर्न पहले फाइल कर दिए तो अभी ऑर्डर होने से पहले ही, तो फिर आपके वो टैक्स जो है वो उसमें एडजस्टेबल होंगे। किधर गया? where return have been before provisional assessment or the tax deducted under section shall be adjustable against the taxable income return file for the relevant tax year। अगर आप रिटर्न पहले फाइल कर देते हैं तो फिर वो जो विद होल्डिंग है मल्टी ये वो सारे एडजस्टेबल। सवाल खड़ा हो गया खड़ा है 153 1 है या 1B है, जो फाइलर है उसके लिए तो वो है मिनिमम 153 1 है या 1B की जो विद होल्डिंग है वो एक फाइलर टैक्स पेयर के लिए तो मिनिमम है। यहाँ पे उसने कहा वो एडजस्टेबल हो जाएगी, तो जब ये बंदा रिटर्न फाइल करेगा वो एडजस्टेबल करके रिफंड ले लेगा उसको। अगर उसका एक्सेस बनता है तो ले लेगा, ठीक है ना। जब एडजस्टमेंट दे दी उसको, ठीक है ना, एडजस्टमेंट किसकी लेगा? आप वो इसने नॉर्मल फाइल करनी, वो रूल रेगुलेशन उसी तरह ही चलेंगे। ये नहीं कि उसमें फिर आप मिनिमम नहीं लगेगा, नहीं समझे। सिर्फ टैक्स को कहा गया है कि अगर पहले किया तो ये एडजस्टेबल है। मिनिमम होना अलहदा बात है, एडजस्टेबल का होना अलहदा बात है। हर टैक्स डिडक्ट वाला एडजस्टेड होता है। अगर लॉ में दिया हुआ कि वो मिनिमम है तो वो प्रिवेल करेगा वहाँ वाला, क्योंकि ये है कि ये प्रोविजनल से अगर आप पहले ही ये इसकी इन्वोकिंग से पहले ही वो काम कर दिया आपने, तो आप नार में खुद ही चलेंगे, है ना, नहीं समझे। अगर आप टैक्स पेयर नहीं थे ड्यूरिंग, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं थे, ड्यूरिंग ईयर आपका हाई रेट पे डिडक्शन हो गया और आप ये एक्ट आने से उससे मतलब प्रोविजनल असेसमेंट से पहले ही आप एक्टिव टैक्स पेयर हो गए या आप रिटर्न फाइल कर दिए। इसका मकसद तो रिटर्न फाइल करवाना है ना, तो 7 पेनल्टियाँ शल्टियाँ हायर आपने पहले ही इस प्रोविजनल ऑर्डर से पहले ही आपने रिटर्न फाइल कर दी। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने विद होल्ड तो आपका हुआ तो आप उसको जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है उसमें आप एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे। आप मिनिमम वाले हैं तो मिनिमम के तहत गवर्न कर लेंगे, फाइनल वाले हैं तो फाइनल की तरह गवर्न होंगे, वो तो उसी तरह गवर्न होंगे। ये टैक्स एडजस्टेबल का मतलब एडजस्ट होगा तो या मिनिमम होगा या रिफंडेबल वाला होगा, तो वो उस सेक्शन के मुताबिक होगा, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ ये है कि ये एडजस्टेबल है, ये नहीं है कि आपका कन्फिस्केट हो गया। यहाँ क्या है, कन्फिस्केट नहीं हुआ, अभी आप इसका अफेक्ट भी नहीं ले सकते। ये 168 जैसे कहता है कि आप क्रेडिट ले सकते हैं, ये क्रेडिट का आपको पावर दी है 168 के उसी तरह है कि जो आपके टैक्स डिडक्शन हुए हैं उनका आपको क्रेडिट मिलेगा। अब क्रेडिट तो मिलेगा, अब उसको मिनिमम भी ट्रीट किया जा सकता है, नॉर्मल रिफंडेबल वाले में भी आ सकता है और फाइनल में भी आ सकता है और फिक्स में भी आ सकता है। वो उस लॉ जिसका वो विद होल्डिंग होगी उसके मुताबिक कर लो, ठीक है ना। यहाँ से वो परसीव नहीं कर सकते आप कि जी उसको ये किया जाएगा। बेसिक ये है कि फिर बेसिक क्वेश्चन तो ये पहले आ गया तो वो फिर प्रोसीडिंग ही ड्रॉप हो जाएगी,
ये जो कंप्यूटेबल वाली है, कंसीलमेंट वाली, अगर आप खुद ही पहले फाइल कर देते हैं, कंप्यूटेबल इनकम कैलकुलेट करना, असेसमेंट करना, प्रोविजनल और कंसीलमेंट, वो कंसेप्ट ही सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो जो डिफरेंस ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, एक रिटर्न फाइल करना है आपका इसके बाद, प्रोविजनल असेसमेंट के बाद, एक है उससे पहले वाले में तो ये स्टेप आएगा ही नहीं और एडजस्टेबल होएगा। दूसरे स्टेप में ऑलरेडी आपकी इम्प्यूटेबल इनकम और वो टैक्स वो ख़त्म हो गई, ठीक है, और उसमें आप बाद में ये बिट में इसकी ख़त्म हो जाएगा और उस रेगुलेट चला जाएगा उसमें। ओके, वेयर प्रोविजंस हैव बीन ट्रीटेड एज ए फाइनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 4, the commissioner may within 30 days of the final assessment initiate proceeding imposition of penalty under section 4 on account non final concealment of income। उसके बाद 182 की प्रोसीडिंग जो है उसके ये पीरियड ख़त्म होगा तो वो उसकी 100% वाली पेनल्टी शेड ला जाएगी। उसके बाद आगे क्या इनकम फॉर द पर्पस दिस रूल इम्प्यूटेबल इनकम मीन्स income for the individual AOP company which has resulted into income given in written doing for equal to the tax collected deducted for not appearing in the taxpayer income for the company which would have been resulted, मतलब रिवर्स वर्किंग वही उसी बात है, वहाँ रेट ये जो टैक्स कटा हुआ है इसको रिवर्स करें, ये कितनी इनकम पे बनता है, तो इंडिविजुअल AOP के लिए जो उसके रेट है, कंपनी के जो उसके रेट है। उसके बाद विद होल्डिंग एजेंट फेल टू फर्निश in the withholding statement complete particular of person not appearing on the active taxpayer list, the commission shall initiate proceeding and decision against the withholding within 30 days of filing of, अगर वो प्रॉपर पार्टिकुलर नहीं तो उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, the commissioner may amend an assessment order where imputable will less than the amount on which tax was deducted on the basis of definite required from audit or otherwise commissioner set। अगर इम्प्यूटेबल आपने कम कैलकुलेट की हुई है तो उस वजह से तो उसको दोबारा जैसे उस तरह यहाँ प्रोविजनल असेसमेंट को फिर अमेंडेड असेसमेंट की जा सकती है। एंड जैसे वो वहाँ 122(5) है उसी तरह वही दिया गया है। इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ बीन एस्केप असेसमेंट अंडर हो गई है या नॉट चार्ज है, एस्केप हो गई है, अंडर हो गई है, लो रेट पे लग गई है, सब्जेक्ट टू एक्सेस रिलीव हो गई है आगे बेटा, या एनी हेड ऑफ इनकम मिसक्लास नॉट वेयर प्रोविजनल असेसमेंट हैज बीन ट्रीटेड एज फाइनल वेयर इन रिस्पांस टू प्रोविजनल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड विद इन 45 डेज और वेयर असेसमेंट अमेंडेड एंड असेसमेंट आर्डर कंसीडर अरोनियस है प्रोविजनल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू द कमिश्नर आफ्टर मेकिंग, वो उसी तरह 122(5) जो लगता है एडिशनल कमिश्नर आपको अरोनियस प्रोविजनल होती है इसको भी रीओपन करके फिर कर सकता है। जिस तरह वहाँ दो पावरें हैं, एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बेस केस अमेंड की जा सकती है, यहाँ भी प्रोविजनल उस बेसिस पे की जा सकती है कि आपकी एस्केप असेसमेंट हो या अंडर असेसमेंट हो, एक्सेसिव रिलीफ हो और फंड हो, तो उस सिचुएशन में या एरोनियस एंड प्रोविजनल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो तो फिर वो कमिश्नर इन दोनों सिचुएशन में उस इम्प्यूटेबल जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोविजनल इनकम टैक्सेबल इनकम या टैक्स लाइबिलिटी है उसको अमेंड करके अमेंडेड जो है टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की असेस की जा सकती है और अरोनियस बेसिस अरोनियस पर्टिकुलर बेसिस पे भी और डेफिनेशन में फॉर द डेफिनेट में शायद जो वहाँ डिवाइड है 122(8) में वही डेफिनेशन प्रोविजन 8 ये हमने पढ़ लिया। तो बेसिकली ये ओवरऑल सिनेरियो था ऑफ द एक्ट। जो आपका टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसमें जो नाम जिनके अपील होते हैं उन पे ये कॉन्सिक्वेंस नहीं अप्लीकेबल होंगे या जो एक्सक्लूडेड है इसमें से उन पे नहीं होंगे तो बाकियों पे ये कॉन्सिक्वेंस उनको गिर। The provision of this ordinance not specifically dealt with in the aforesaid rules shall apply। कि जो इन रूल्स में स्पेशली बता दिया कि उस हद तक ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा, लेकिन प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस टू अप्लाई, प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस से क्या मुराद है? अगला भी है ना, द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस नॉट स्पेसिफिकली डील्ड विद इन द अफोरसेड रूल शैल अप्लाई। हाँ मेरा वो फिर 153 के रेफरेंस से सवाल है। नहीं इसको आप ऐसे समझ लें कि यहाँ जो प्रोविजन डील नहीं किए गए वो ऑर्डिनेंस वाले ही ऑपरेट होंगे। ठीक है, यहाँ जो है ये ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग उस हद तक है जिस हद तक यहाँ मेंशन है, बाकी ऑर्डिनेंस इटसेल्फ ओवरराइडिंग है, वो उसी तरह गवर्न होंगे। ये तो इसने कहा ना कि वो एडजस्टेबल टैक्स होगा। नहीं, उसने कहा एडजस्टेबल है लेकिन वो लॉ जो है उसी तरह ऑपरेट होगा। यहाँ क्या लिखा है दोबारा पढ़े क्या? हाँ, जो यहाँ डील हुए हैं वो
उस तरह अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे एडजस्टेबल कह दिया, यहाँ एडजस्टेबल कहा है ना, हाँ जी, तो एडजस्टेबल जस्ट वो तो वन से मिनिमम तो नहीं कहा, नहीं, वो मिनिमम कहना या फाइनल कहना की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। वहाँ क्योंकि 168 इटसेल्फ डील करता है कि क्रेडिट दें, या 4 सेक्शन आपका 3 या 4 है, उसमें भी है क्या है, ये क्रेडिट मिलेंगे। अब क्रेडिट मिलेंगे तो आगे जाके लिखा हो कोई ये मिनिमम होंगे, तो आप कहेंगे नहीं ये बात क्रेडिट एक दफ़ा कह दिया तो आप क्रेडिट ही मिलेगा। ये एडजस्टेबल होना या क्रेडिट मिलना एक है, और दूसरा एडजस्टेबल होना और मिनिमम एडजस्टेबल होना वो उसके बाद की एक कंडीशन है। या फाइनल होना, टैक्स विद होल्ड होना, विद होल्ड आप कहें जी विद होल्डिंग में तो मिनिमम लिखा ही नहीं यहाँ, तो ठीक है ना। तो हर टर्म जो है उसने कहा एडजस्टेबल है, तो एडजस्टेबल यहाँ इसका एडजस्टेबल से बड़ा इसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ क्रेडिट मिलेगा। अगर वो आपका क्रेडिट वाले में क्रेडिट आपकी वो नॉर्मल इनकम होगी, अगर आपकी इनकम ही वो फाइनल वाली है तो फिर वहाँ आप कहेंगे जी नॉर्मल वाली मेरी तो नॉर्मल वाली है, मिनिमम वाली है, फाइनल वाली है, तो उस सिचुएशन में वहाँ क्रेडिट जहाँ आपकी नॉर्मल होगी वहाँ मिल जाएगा, जहाँ मिनिमम वही सेक्शन ही मिनिमम तो मिनिमम रेट होगा। चलो इसी के तो दूसरी गुजारिश है, मेरा 4.5 विद हेल्ड हो क्यों? गया था, मेरा हो गया 9%, वो एक्सेस था, हाँ अब जब मैंने रिटर्न फाइल की तो जो अबव 4.5 है वो रिफंडेबल है, वो 168 में लिखा हुआ है। ठीक। वो जहाँ कहीं भी आपका गवर्नमेंट जो है इसको कहते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट, जहाँ कहीं लॉ कहता है कि आपको ये रेट है, यह यहाँ डबल ट्रिपल कह दिया, उससे ऊपर जितना भी कोई विद होल्डिंग या कोई करेगा वो आपको रिफंड होगा, इवन वो मिनिमम पे नहीं आएगा अनलेस स्पेसिफिकली ना लिखा होगा जितना भी काटा वो मिनिमम होगा। जो लॉ के मुताबिक रेट है उससे एक्सेस अगर सपोज आपका 10% है, कोई बता 15 काट लेता है, तो अब आपको ये तो नहीं कि 15 ही मिनिमम हो जाएगा, वो कोलेक्टेड या डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो लॉ में रिक्वायर्ड है। जो लॉ में रिक्वायर्ड नहीं तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो लॉ ने नहीं दिया तो वो कोई काट लेगा, तो वो प्रॉपर्टी है विद द स्टेट, आपका ट्रस्ट है विद द स्टेट में, वो आपको उसी तरह जिस तरह लिया है उसी तरह वापस देना पड़ेगा। वो तो एक किस्म की फिर कन्फिस्केशन उसको कहते हैं, एक्सप्रोप्रिएटेशन, कि किसी से बंदे से ऐसे छीन लिए पैसे, लेना 1000 है आपसे 2000 छीन ले, तो आप वो कहेगा जी मैंने लेने थे ले लिए मैं, तो अबाव वाले तो वापस देना पड़ेंगे कि नहीं। इसलिए स्टेट और सिटीजन भी इसी तरह ही, कोई चीज़ इवन सिंगल पैनी भी एक्सेस देन लॉ, जो लॉ में अथोराइज नहीं है वो आपकी प्रॉपर्टी है और स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबल है कोई आपको दे। तो इसलिए जहाँ कहीं भी जहाँ लॉ कह देता है कि आपको 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 100 से ज़्यादा देना है तो ज़्यादा देना है, अगर उससे अबाव होगा तो वापस मिलना है, ठीक है। इस तरह काटने से या होल्डिंग्स लेने से वो स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं बनती। स्टेट की प्रॉपर्टी वही बनेगी जो लॉ ने जिस एक्सटेंट तक कही है कि मेरा इस हद तक टैक्स रेट है, अबाउट टैक्स रेट गलती से कोई लगा दे तो आप कहेंगे रिवर्स करेंगे। आप रोज़ ही एडजस्टमेंट देते नहीं, ये एक्सेस है ये रेक्टिफिकेशन करें, लॉ में ये है मेरा, यही तो लिटिगेशन चलती। तो इसलिए एक्सेस वो विद होल्डिंग में है, कलेक्शन में है या पेमेंट में है, अरोनियसली बाई मिस्टेक में, तो फ्रीजर लाइबिलिटी की फ्रीजर लेबॉर्ट्री जो है उसकी बहुत बड़ी जजमेंट है, जिसमें थ्रू मिस्टेक या एरर स्टेट को आप कोई अमाउंट दे दें तो वो आपकी रिफंडेबल है। ये इसको कहते हैं सिविल में मीन्स मिसनिया प्रॉफिट कहते हैं, एडवर्स पोजेशन कहते हैं, कि जैसे कोई आपकी ज़मीन है, कोई एडवर्स पोजेशन आप कर ले, कब्ज़ा कर ले, कब्ज़ा ग्रुप, और फिर उससे प्रॉफिट जो भी होता हो रेंट पे दे ले या प्रॉपर्टी या कोई एग्रीकल्चर इनकम या कुछ चीज़ जनरेट करे, मीन्स ये प्रॉफिट कह देंगे। एक तो एडवर्स पोजेशन किया, फिर उससे वो जो प्रोड्यूस हुई वो भी इनकम ली उसने। तो इसी तरह ये भी उसी तरह की प्रॉपर्टी है कि आपने टैक्स दिया, बनता नहीं है, और स्टेट ने उसको यूज़ किया, उससे फर्दर कमाया, तो ये एडवर्स पोजेशन के रेफरेंस से या अनजस्ट इनरिचमेंट इसको कहते हैं, जिसमें कि जो उसका राइट ना हो और वो राइट वो प्रॉपर्टी चीज़ ले ले या मनी ले ले या कुछ ले ले और उसको यूज़ करे और उससे प्रॉफिट या कोई चीज़ जनरेट करे। तो पहले होता था कि जो प्रॉपर्टी थी अगर आप कब्ज़ा कोई 12 साल या 20 साल रखते थे तो आपकी हो जाती थी। तो इसमें सेक्शन लिमिटेशन का मेरा उसका था 38 लिमिटेशन का, या इसका जनरल क्लॉजेज एक्ट किसी का था। तो वो फिर कोर्ट में फिर वो हुआ, चैलेंज हुआ, तो कोर्ट ने फिर 1992 में एक जजमेंट है तो उसमें होल्ड हुआ कि एडवर्स पोजेशन से जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कभी भी नहीं हो सकती, और जो बंदा एडवर्स पोजेशन करेगा या प्रॉपर्टी लेगा या उससे कोई प्रॉफिट या गेन या इनकम आएगी, ही इज़ लायबल फॉर रिटर्न हेयर एंड हेयर आफ्टर।
या दुनिया में भी और दुनिया के बाद में भी वो लायबल है उस बंदे का। उसमें गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है, गासबाना कब्ज़े से आप वो टाइटल नहीं ले सकते कभी भी, ना इस दुनिया में ना इसके बाद, तो उसको देना ही पड़ेगा। तो जिसकी है रियल ओनर जो है वो ओनर ही रहेगा। दूसरी इस तरह तो हर दूसरा जो ताकतवर है कब्जे कर ले और कहे 20 साल मैंने रख लिया अन इंटरफेयर्ड, 20 साल या 12 साल मेरे पास अब मेरी होगी। तो इसमें हमारे इंजेक्शन ऑफ इस्लाम जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसमें सॉवरेंटी बिलोंग टू अल्लाह, हमारे ये इंग्लिश लॉ तो है, पहले भी हैं अब भी हैं, लेकिन हमारे लॉ में इन टर्म ऑफ इंजेक्शन ऑफ इस्लाम जो है उसमें उन्होंने कहा रिपग्नेंट टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम है। तो इसलिए जजमेंट 92 और ऑनवर्ड डी ट्रांसफर तो अप्लाई नहीं की और उसको स्ट्राइक डाउन किया, 38 जो 28 सेक्शन है, और साथ ही फिर ये होल्ड किया कि कोई कब्ज़ा शब्ज़ा ये जो करेगा उसकी। इसी तरह ये टैक्स वाले हमारे पैसे अगर आपने दिए एक्सेस मनी ओवर एंड अबव द टैक्स लाइबिलिटी है तो वो आपके रिफंडेबल है, वो ट्रस्ट है आपका विद द स्टार्ट। और अगर कोई रखता है तो बल्कि फिजिकल लाइबिलिटी में इंडो पाक सारे केस ला के उनका ये शेबी ट्रिक है कि किसी के पैसे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर कब्ज़ा करना या रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है, अन इस्लामिक है। ठीक है, तो इस लाइबल टू रिटर्न है और अनजस्ट इनरिचमेंट भी। तो हमारा इस्लाम या आर्टिकल 77 जो है वो भी कहता है कि विद इन द 30 जो आपने लगाया आप वही ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। क्लियर, थैंक यू। अगला नेक्स्ट, चलिए अगले पे ट्राइब्यूनल जो है, फिर अगले पे हो गए। हाँ ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। आज का जो लेक्चर था बुनियादी तौर पे बड़ा इम्पॉर्टेंट कि लॉ के अंदर जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं उनके क्या हकूक़ बेनिफिट और क्या उसके मुतल्लिक उनको फ़ायदे हासिल हैं, और जो नॉन एक्टिव लोग हैं वो टैक्स भी ज़्यादा अदा करते हैं और उसके बाद भी वो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए लॉ ने प्रोवाइड किए हैं जो कि आम रेगुलर एक्टिव टैक्स पे से ज़्यादा हैं। टैक्स ज़्यादा अदा कर देना भी उनकी जो है रिटर्न फाइलिंग को, स्टेटमेंट फाइलिंग की जो लायबिलिटी है उसको ख़त्म नहीं करता और उसके ख़िलाफ़ बल्कि ज़्यादा सवीर किस्म का एक्शन पेनल्टी की सूरत में या प्रोविजनल असेसमेंट की सूरत में अदरवाइज़ हो सकता है। तो इसलिए जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्हें चाहिए कि हर वो आदमी जो लाइबल टू फाइलिंग टैक्स रिटर्न है वो अपनी रिटर्न फ़ाइल करे, प्रोफेशनल तरीके से फ़ाइल करे या प्रोफेशनल तरीके से फ़ाइल करवाए और अकॉर्डिंग टू लॉ वो अपना टैक्स भी बचाए और अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करे ताकि वो कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया। अपीलेट टैक्स जो ट्रिब्यूनल है आज चुका टाइम मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और सर से रहनुमाई हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।